हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति को अपनाई थी? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ग्रिड पद्धति को अपनाया था। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको चैलेंज दिया जाता है और जनरल कैटेगरीज के लिए 42 मार्क्स, बीसी के लिए 40 मार्क्स, एससी कैटेगरी 35, एसटी के लिए 37 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के लिए 39 मार्क्स यहाँ पे रखा गया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, क्योंकि लूसेंट का सारा टॉपिक वाइज यहाँ पे कराया जा रहा है, साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी दे रहा है रेगुलर बेसिस पे, तो हम हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे मैच करके बताइए कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें लोथल, तो लोथल में क्या था कि उनका बंदरगाह था गोदीबाड़ा, यानी कह सकते हैं फर्स्ट का सेकंड के साथ कहाँ मैच हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कि फर्स्ट का सेकंड के साथ मैच हो रहा है, ए का 2 के साथ। ऑप्शन हम बी को टिक कर सकते हैं। बाकी को भी समझ लीजिए। कालीबंगन से जुता हुआ खेत के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि बी का फर्स्ट, तो देख सकते हैं कि बी का फर्स्ट यहाँ पे मिल रहा है। उसी तरह से यहाँ पे थर्ड पॉइंट देखें धौलावीरा, तो धौलावीरा देखिए गुजरात में पड़ता है और हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख यहाँ से पाया गया और बनवाली पक्की ईंटों की बनी हल यहाँ से मिली है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से ऑप्शन बी को मैच करेंगे। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है। देखिए, थर्ड क्वेश्चन है कि किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने कराया था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, धर्मपाल ने कराया था। पाल वंश के ये शासक थे, धर्मपाल ने कराया था। और इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे पहाड़पुर बौद्ध विहार, या फिर इसको सोमपुर विहार, या फिर सोमपुर महाविहार, एक प्राचीन बौद्ध विहार जो कि वर्तमान में ध्वंस अवस्था में। तो यहाँ पे इसको 3 नामों से जाना जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, यह कहाँ पे स्थित है? तो बांग्लादेश के नौगांव जिले के पहाड़पुर में स्थित है। यह भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विहारों में से एक है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा था एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट ये आपको याद रखना है कि इसकी खोज किसने की थी। 1879 ईस्वी में कनिंघम ने की थी और 1985 ईस्वी में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल में घोषित भी किया हुआ था। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश में स्थित है, तो ये चीज़ आपको याद रखना, किसने खोज की, कब यूनेस्को में शामिल किया गया, तो इन सभी चीज़ों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है। ध्यान रखेंगे, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है, तो करेक्ट आंसर होगा नागर शैली में निर्मित है। इन पॉइंट्स को पढ़ते और समझते हैं यहाँ पे एक्चुअली में मतलब क्या है। देखिए, भारतीय स्थापत्य कला में मंदिरों के 3 शैलियों विशेष रूप से प्रसिद्ध है। उत्तर भारत में हिमालय से विंध्य से कृष्ण नदी तक एक मिश्रित प्रकार की वेसर शैली, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेसर शैली, तथा कृष्ण से दक्षिण में कन्याकुमारी तक द्रविड़ शैली का विकास हुआ। उड़ीसा के ज़्यादातर मंदिर नागर शैली में निर्मित है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर तथा कोणार्क का विश्व प्रसिद्ध जो कि सूर्य मंदिर नागर शैली के उदाहरण है। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे पुरी के जगन्नाथ मंदिर और साथ ही साथ जो कोणार्क मंदिर है वो दोनों नागर शैली के उदाहरण है। और उड़ीसा के ज़्यादातर मंदिर जो है नागर शैली में ही निर्मित है। ठीक है, भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर की बात करें तो ये भी नागर शैली के चरमोत्कर्ष दिखाई देता है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, इनको आप सभी को याद। 5 कह रहा है पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता थे। ऑप्शन ए को टिक करेंगे, नरसिंह प्रथम। ठीक है, नरसिंह प्रथम करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। गोवा पर अधिकार किया था वह पुर्तगाली कौन था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर रखा, आप इसको पढ़िए। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में बीजापुर से छीन करके अपनी नीति का आरंभ किया। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़िए क्यों इन्होंने ऐसा किया था। कि गोवा एक उत्तम प्राकृतिक बंदरगाह और भारत का किला था जहाँ से पुर्तगाली मलाबार के व्यापार को नियंत्रित कर सकते थे, इसलिए गोवा पुर्तगालियों के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यकलाप के प्रमुख केंद्र के रूप में उपयुक्त था। अल्बुकर्क ने गोवा को पुर्तगालियों की पहली राजधानी बनाया था। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी, और वो कौन था, सर थॉमस रो। ठीक है, सर थॉमस रो ने कह सकते हैं कि अजमेर के किले में आकर के जहांगीर से ये भेंट किया था, ये भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न कि मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किए थे। मराठों ने सर्वप्रथम देवगिरी के यादवों के अधीन जो कि कार्य करके प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किए थे, ए को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो वन पाए जाते हैं उष्णार्द्र पतझड़ वन। ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की प्रसिद्ध लैंगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है।
जो लैंगून झील चिल्का है वो कह सकते हैं कि भारत के सबसे बड़ी खारे पानी की झीलों में से एक है और ये पड़ता है हमारा कहाँ पे, तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला जो दौरा किया गया था किसके द्वारा किया गया था, तो मेगास्थनीज। ठीक है, ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे। मेगास्थनीज जो कि यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था, जो 302 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में करीब 6 वर्षों तक ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था। और इनसे जुड़े एक क्वेश्चन पूछा था कि इंडिका किसकी रचना है, तो इंडिका नामक पुस्तक इन्होंने लिखा था। ठीक है, मेगास्थनीज ने। और कल की वीडियो में एक क्वेश्चन देखा था कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा था, 7 वर्गों में बांटा था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा ये बनता है कि मराठों के कह सकते हैं कि बर्गीगिरी, जिसको गोरिल्ला युद्ध प्रणाली या फिर छापामार युद्ध प्रणाली कह सकते हैं, गुड़ का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया। तो इसका राइट आंसर होता है मलिक अंबर, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला प्रश्न है कि बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। साथ ही अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश में और कौन कौन सी दर्रे स्थित है, जैसे बम्बिडला दर्रा आपने देखा, बुमला दर्रा याद रख सकते हैं, दीफू दर्रा और यंग्याप दर्रा। दीपू दर्रा और यंग्याप दर्रा अक्सर पूछे जाते हैं, तो इनको आप याद रखेंगे। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। सांगपो यानी कि तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसी को हम लोग सांगपो के नाम से वहाँ पे तिब्बत में जाना जाता है। और ये भारत में कहाँ पे प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। कल की वीडियो मैंने आपको बताया था कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, क्योंकि प्रकाश में भी आप याद रख सकते हैं कि प्रकाश में प्र है तो अनुप्रस्थ में भी प्र है। इस तरह से आपको याद रखने में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, आसानी से याद रख सकते हैं। तो सही आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ध्रुवीकरण। ठीक है, ध्रुवीकरण राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज जो की गई थी वो मैक्सवेल ने की थी, सी बिल्कुल सही आंसर होता है। अगला प्रश्न कि मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधार कहलाता है, यानी हम कह सकते हैं कि जो अध्ययन कहलाता है वो कौन सा अध्ययन है। वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधार क्या कहलाता है, तो करेक्ट आंसर होगा यूथेनिक्स। ठीक है, यूथेनिक्स से संबंधित मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे नोट डाउन कर रखा, इनको हम पढ़ करके समझ सकते हैं। देखिए यूथेनिक्स इंग्लिश वर्ड है, लेकिन इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सुजीवनिकी। ठीक है, सुजीवनिकी कहा जाता है, या फिर इसको सुजीवन विज्ञान, निवास और अन्य मानवीय वातावरण में बदलाव करके मानव जीवन के स्तर को सुधारने के अध्ययन को कहते हैं। ठीक है, इसमें अपने वातावरण के मनुष्यों पर पड़ने वाले असर का विश्लेषण और समीक्षा की जाती है। ठीक है, तो यूथेनिक्स आपको समझ में आ गई कि एक्चुअली इसमें होता क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है। घाव भरने में सहायक ऊतक होता है क्या, एपिथेलियमयी ऊतक, ऑप्शन हम यहाँ पे ए को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न बनता है कि अवस्तंभ मूल, ठीक है, अवस्तंभ मूल पाई जाती है किसमें, स्टील रूट कहते हैं। अवस्तंभ मूल पाई जाती है किसमें, तो सही आंसर हमारा यहाँ पर होगा गन्ने में पाई जाती है, बी को टिक करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो परमाणुओं के समस्थानिक को कहा जाता है। समस्थानिक हम उन्हें कहते हैं जिनको इंग्लिश में आइसोटॉप्स कहते हैं। ठीक है, समस्थानिक उसे कहा जाता है जिनका परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमांक, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, परमाणु यहाँ पे द्रव्यमान होगा। ठीक है, आप यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लेंगे, परमाणु द्रव्यमान उनका भिन्न भिन्न होना चाहिए। ठीक है, परमाणु क्रमांक तो समान होता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है, उसको हम लोग आइसोटॉप्स कहते हैं। और जस्ट इसका अपोजिट जो होता है उसको हम लोग आइसोबार यानी कि समभारिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो डेबराइन का त्रिक नियम आपने पढ़ा होगा, ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारतीय संविधान कैसा है, भारतीय संविधान कैसा है, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार, मुझे अच्छा नहीं लगता बार बार बोलना, आप लोग वीडियो को स्टार्टिंग में ही लाइक कर दिया करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। संघीय व्यवस्था की बात करें तो ये कनाडा से संबंधित होता है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है।
सबसे पहले बात करते हैं कि देखिए पंचायती राज्य को जब बनाया जा रहा था तो उस समय 2 स्तरीय होने की बात किसने कही थी, 3 स्तरीय होने की बात कही थी किसने। तो 2 स्तरीय पंचायती की जो स्वरूप की बात की गई थी वो अशोक मेहता के द्वारा की गई थी 1977 में, ठीक है। लेकिन त्रिस्तरीय पंचायती जो व्यवस्था आज भी लागू है वो 1957 में जो बलवंत राय मेहता समिति थी उन्होंने सिफारिश की थी। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे भाग 9 के अंतर्गत आता है पंचायती। ऑप्शन हम यहाँ पे ए को टिक करेंगे और ये 2 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इनको भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न ये कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, यानी लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका निर्वाचन किस तरह से होता है। आर्टिकल 93 आपने पढ़ा होगा, उसमें कहा जाता है कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो अपनी पहली बैठक के दौरान ही अपने सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुनते हैं। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे, ठीक है। बात समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी, भारत का महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी की अगर हम बात करें तो इनके बारे में जो उल्लेख किया गया वो आर्टिकल 76 में किया गया, ठीक है। आर्टिकल 76 में जिनकी नियुक्ति की अगर हम करें तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी। भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी। 1991 यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर की गई थी। किसकी सिफारिश पर की गई थी, तो संसद की नियम समिति की सिफारिश पे, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखा, आप इसको पढ़ करके समझ सकते हैं। देखिए नियम समिति होती क्या है, यह समिति राज्यसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन विषय मामलों पर विचार करती है और नियमों में कोई संशोधन अथवा परिवर्तन जो भी आवश्यक समझा जाए की सिफारिश करती है। उपसभापति अथवा उनकी अनुपस्थिति में समिति के किसी सदस्य द्वारा समिति के प्रतिवेदनों को समय समय पर सभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो इससे कुछ जुड़ी ये पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी तत्व के समस्थानिक के बीच अंतर उनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है। तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है, न्यूट्रॉन, ठीक है। ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे, न्यूट्रॉन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था। गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था, शिवाजी महाराज राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, फांसीवाद के मुख्य अधिवक्ता थे। फांसीवाद के मुख्य अधिवक्ता थे मुसोलिनी, ऑप्शन एक को टिक करेंगे, मुसोलिनी। कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया, आप इनको पढ़िए। फांसीवाद या फिर फासिस्टवाद कह सकते हैं, इटली में बेनितो मुसोलिनी द्वारा संगठित फ्रांसियो डी कम्बैटिमेंटो का राजनीतिक आंदोलन था जो मार्च 1919 में प्रारंभ हुआ। इसकी प्रेरणा और नाम सिसिली के 19वीं सदी के क्रांतिकारियों फासेज से ग्रहण की गई थी, ठीक है। पूछा जा सकता है कि किससे ली गई थी, तो फासेज से ग्रहण की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि किसकी शिक्षाओं ने फ्रांसीसी क्रांति को प्रेरित किया। किसकी शिक्षाओं ने फ्रांसीसी क्रांति को जो कि प्रेरित किया। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि नीचे कमेंट करके बताएं कि फ्रांसीसी क्रांति हुआ कब था, ठीक है। देखते हैं कितने लोग कमेंट करके बताते हैं। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, ये बहुत गलत बात है। जो भी क्वेश्चंस पूछा जाता है आप उनका कमेंट करके ज़रूर बताया करें, ठीक है। इससे आपकी यहाँ पे मैं आपके लिए ही बताता हूँ, क्योंकि आपको देखिए ये अगर आपको नहीं भी याद है तो आप इसको ढूंढ कर कमेंट करने की कोशिश करें, क्योंकि आपको ये याद हो जाएगा और जिन्हें याद है तो उनका तो रिविज़न हो ही जाएगा। तो नीचे आप कमेंट ज़रूर किया करें। साथ ही अगर हम यहाँ पर बात करें कि किसकी शिक्षाओं से फ्रांसीसी क्रांति को प्रेरित किया गया था, तो सही आंसर है रूसो, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए क्या कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है। किसके द्वारा सीमांकित की गई है, तो रेड क्लिफ लाइन यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, रेड क्लिफ लाइन। जबकि मैकमोहन रेखा मैंने आपको बताया था ये अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के बीच खींची गई है, ठीक है। अच्छा मैगिनॉट लाइन की अगर हम बात करें तो क्या है मैगिनॉट लाइन, बताइए। मैगी जाफ्रांस मैंने आपको याद कराया था, जर्मनी और ये फ्रांस के बीच, ठीक है। जर्मनी और फ्रांस के बीच मैगिनॉट रेखा। अब छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ, नीचे कमेंट करके बताइए कि डुरंड लाइन किन के बीच है। 3 तो मैंने आपको बताया, एक आप बताइए डुरंड लाइन किन के बीच स्थित है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है। अगर हम यहाँ पे ऐसे बात करें नॉर्मली,
तो जितने भी हमारे स्थलीय सीमा लगती हैं अलग अलग देशों के साथ, पड़ोसी देशों के साथ, सबसे छोटा अफगानिस्तान के साथ लगता है करीब 160 किलोमीटर लंबा। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस हम यहाँ पे देखें तो सबसे छोटा भूटान होगा। भूटान के साथ सबसे छोटी सीमा साझा होती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ। और सबसे अधिक जो होता है वो बांग्लादेश के साथ होता है। भूटान के साथ हमारे भारतीय राज्य कौन कौन से सटते हैं, तो इनको आप याद रख सकते हैं साब, ठीक है, छोटा सा तरीका है साब। एस से सिक्किम, ए से अरुणाचल प्रदेश और ए से जो कि असम, और बी से हम कह सकते हैं बंगाल। बिहार मत कर देना, बंगाल यहाँ पे सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत का सबसे लंबा बांध पूछा जा रहा है। तो लंबा बांध के रूप में हीराकुंड बांध को जानते हैं, जो कि महानदी पर बनाया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सलाल बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया। सलाल बांध जो परियोजना है वो किस नदी पर है, तो चिनाब नदी पर बनाया गया, जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। कुल मिट्टियाँ की अगर हम बात करें तो कुल 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दिल्ली। अच्छा, दिल्ली जब गंगा नदी पर नहीं है तो कहाँ पे होगा, तो ये यमुना नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायोम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। वायोम जलप्रपात जो है वो किस नदी पर स्थित है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जैरे नदी, जिसको हम लोग पहले कांगो के नाम से जानते थे। कांगो नदी भी कभी कभी देता है, कभी कभी जैरे लिखता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जैरे। ध्यान रखिएगा, बायोम जो फॉल्स है यानी कि बायोम जो झरना है, इसे पहले स्टेनली जलप्रपात के नाम से जाना जाता था, स्टेनली फॉल्स के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गरज सुनाई पड़ती है, इसका कारण क्या है। ऊपर में आपने डेफिनेटली देखा होगा ये सभी चीज़, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रकाश की चाल जो कि ध्वनि की चाल से बहुत ज़्यादा अधिक है, इस वजह से ऐसा होता है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न कि ध्वनि, वायु में ध्वनि का वेग, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बात करना है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। बताइए, तो मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि ध्वनि जो होता है, ठीक है, ध्वनि का जो अगर हम प्रभाव देखें तो ताप पर पड़ता है लेकिन दाब पर नहीं पड़ता, ठीक है। ताप पर प्रभाव पड़ता है लेकिन दाब पर प्रभाव नहीं पड़ता। तो अगर हम यहाँ पे कहें तो अगर तापमान को घटाएंगे तो जो ध्वनि होता है वो भी घट जाता है, अगर तापमान को बढ़ाएंगे तो वो भी बढ़ जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, दाब पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ताप के घटने से घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। प्रस्तावित किया गया था किसके द्वारा, प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइजेंस के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन कि संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है। संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन होते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की थी। ध्यान रखेंगे, अब तक हमारे देश में जो कि राष्ट्रीय आपात 3 बार लागू किया गया, ठीक है, 3 बार लागू किया गया। सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो राष्ट्रीय आपात होता है, हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपात की बात की गई है, जो कि कह सकते हैं एक तो होता है 352 के तहत, दूसरा होता है 356 के तहत और तीसरा होता है 360 के तहत। राष्ट्रीय आपात होता है 352, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपात होता है। 352 के तहत ही राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, और जो तीसरी बार की गई थी वो आंतरिक आक्रमण, ठीक है, आंतरिक अशांति के कारण की गई थी। और उस वक्त हम कह सकते हैं कि जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, तो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि उस वक्त जो प्रधानमंत्री थी वो कौन थी, इंदिरा गांधी। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तत्कालिक जो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद और प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी। करीब 21 महीनों के लिए ये लगा हुआ था, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय विस्तार और कृषि के महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं। ऊपर हम लोगों ने देखा था कि कुल 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, लेकिन क्षेत्रीय विस्तार और कृषि के महत्व की दृष्टि से यहाँ पे भारत में कुल 5 प्रकार की मिट्टी है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। और वो कौन कौन सी मिट्टी है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पाई जाने वाली मिट्टी के मुख्यतः 5 प्रकार हैं। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी और रेतीली यानी रेगिस्तानी मिट्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह राज्य जहाँ सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है।
सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी को टिक करेंगे, गुड़गांव, ठीक है, जिसको हम लोग आजकल गुरुग्राम के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पनियान तथा इरूला जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? पनियान तथा इरूला जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? और वो हमारा करेक्ट होगा तमिलनाडु, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो इससे पहले भी मैंने आपको ये चीज़ बता रखा है कि भारत में जो पहली जनगणना हुई थी वो 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के समय में, ठीक है, लॉर्ड मेयो के समय में। लेकिन नियमित जो जनगणना यानी कि प्रत्येक जो 10 वर्ष पे की जाती है, अभी भी जो होता है 2011 में हुआ था, 2021 में होने वाला है, तो ये जो जनगणना नियमित होती है वो लॉर्ड मेयो के समय, लॉर्ड रिपन के समय में 1881 में स्टार्ट हुआ था। लेकिन क्वेश्चंस में पूछा गया कि पहली बार जनगणना कब हुआ था, इसलिए ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, 1872। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, नियमित पूछे तो वहाँ पे लॉर्ड रिपन को टिक करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पहली पूछे तो वहाँ पे लॉर्ड मेयो को टिक करेंगे। भारत में जन्म लेने वाले एक अरबवीं शिशु कन्या का नाम क्या था? क्या रखा गया? तो इसका नाम रखा गया था आस्था, ऑप्शन डी सही होगा, आस्था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल लगा कब था? 1962 में लगा था। और उस वक्त जो प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री थे JLN, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, और राष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो यहाँ पर हम लोगों ने 50 MCQ कंप्लीट किया, और मुझे उम्मीद है कि आपने काफ़ी अच्छी स्कोरिंग कर ली होगी। अगर आपने कट ऑफ को क्लियर किया तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत बधाई हो। अगर आपने कट ऑफ को क्लियर नहीं किया तो आपको लूसेंट पढ़ने की और भी ज़रूरत है, और साथ ही साथ आप हमारे साथ रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, आपकी सारी चीज़ें इंप्रूव हो जाएगी। अब बात करते हैं क्यूज क्वेश्चंस का। तो आपके लिए क्यूज का क्वेश्चंस ये रहा, नीचे कमेंट्स करके राइट आंसर आप बता सकते हैं कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। देखिए इनसे जुड़ी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे रखा गया, जैसे हम कह सकते हैं कि लॉर्ड कैनिंग को 1859 ईस्वी में अर्ल की उपाधि प्रदान की गई थी। 1861 में भारत परिषद अधिनियम द्वारा उसने अपनी कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन किया और दायित्वों का विभागीय वितरण शुरू किया था। तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले बात कर लेते हैं कि आज के इस वीडियो का कट ऑफ क्या है। जनरल कैटेगरीज के लिए 43, BC के लिए 41, SC कैटेगरीज के लिए 36, ST के लिए 39 और EWS के लिए 40 मार्क्स रखा जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए। चलिए आगे बढ़ाते हैं। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की गई थी? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन बी, श्रीरंगपट्टनम की संधि की गई थी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए श्रीरंगपट्टनम के संधि से संबंधित अक्सर पेपर में देखने को मिलता है क्वेश्चंस, ध्यान रखिएगा कि 18 मार्च 1792 को श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके साथ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई थी, और इस संधि पर अंग्रेज की ओर से लॉर्ड कर्नवालिस, जबकि दूसरी ओर टीपू सुल्तान और हैदराबाद के निज़ाम ने हस्ताक्षर किए थे। तो ये भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि राज्य क्षय या फिर हड़प नीति या फिर जब्ती सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स कहते हैं, किसने लागू किया था? ये लागू किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन ये बनता है कि वर्ष 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन की शुरू की थी वह किसके बीच से थी? वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी वह किनके बीच थी? कलकत्ता और आगरा के बीच था, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? ऑप्शन बी को टिक करेंगे, पुलकेशिन द्वितीय यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कथक कहाँ का नृत्य शैली है? कथक कहाँ का नृत्य शैली है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन डी को टिक करेंगे, उत्तरी भारत, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। देखिए इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स पढ़ सकते हैं कि कथक नृत्य जो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल में कथक को कुशीलव के नाम से भी जाना जाता था, और कथक राजस्थान और उत्तर भारत की नृत्य शैली है, ये भी याद रखेगा, यानी कथक राजस्थान की भी नृत्य शैली होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संगीत यंत्र सितार
का आविष्कारक किसने किया था, यानी कि सितार का आविष्कारक किसे माना जाता है। सितार के आविष्कारक के रूप में अमीर खुसरो को जाना जाता है। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। अमीर खुसरो से रिलेटेड अक्सर पेपर में कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के पटियाली में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इनका वास्तविक नाम क्या है, तो इनका वास्तविक नाम अबुल हसन, ध्यान रखिएगा। साथ साथ ये भी पूछा जाता है कि इनके गुरु कौन थे, यानी अमीर खुसरो के गुरु कौन थे, निज़ामुद्दीन औलिया। और तुगलकनामा इनकी जो कि काफ़ी प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट वन ये बनता है कि भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है। भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्राही जो है वो सर्वाधिक प्राचीन लिपि मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, लीलावती पुस्तक संबंधित है किससे। लीलावती पुस्तक संबंधित है किससे, तो ये गणित की पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। लीलावती के रचनाकार कौन थे, भास्कराचार्य, ठीक है। अगला प्रश्न, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था, बताइए। तो जफरनामा लिखा गया था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नीचे कमेंट करके बताइए कि सिखों के कौन से ये गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह जो है वो सिखों के कौन से गुरु थे और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, नीचे कमेंट करके। अगला प्रश्न देखिए क्या है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। डाक व्यवस्था शुरू किया गया था किसके द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। देखिए इनसे जुड़ी कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जैसे द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध तथा पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में जो विलय हुआ था 1849, इन्हीं के समय यानी कि लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था और इनकी प्रथम सफलता मानी जाती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हम ये पढ़ सकते हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुष्व्यवहार का आरोप लगाकर उस पर अधिकार कर लिया था 1850 में। तो ये पॉइंट भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको याद रखिएगा। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि द्वितीय एंग्लो वर्मा युद्ध लड़ा गया था, जिसका परिणाम था वर्मा का हार तथा लोअर वर्मा एवं पीगू का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय 1852 में। तो ये 3 पॉइंट्स जो कि आपको याद रखने अक्सर पेपर में देखने को मिलता रहता है, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि अंग्रेजी शासक का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा। अंग्रेजी शासक का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, आर्थिक, ठीक है, ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बदामी में दुर्ग का निर्माण करवाने और बदामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है। तो किस चालुक्य शासक को है, तो सही आंसर होगा पुलकेशिन प्रथम, ए को टिक करेंगे, पुलकेशिन प्रथम। अगला प्रश्न क्या है कि सिनेगॉग, जिसको हम लोग कहते हैं आराधनालय, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कह सकते हैं सिनेगॉग, अक्सर आपको हिंदी में ये देखने को मिलता है सिनेगॉग, तो पूजा की जगह है। सिनेगॉग जो है वो किसकी पूजा की जगह है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि सी, यानी कि यहूदी धर्म, ठीक है। यहूदी धर्म के पूजा स्थल को सिनेगॉग कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है, तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की रचना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन कौन से हैं। तो अगर आपने हमारे मॉर्निंग वाली वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा, मैंने आज किस वीडियो में ही कंप्लीट करा था इस टॉपिक को। मैंने आपको बताया कि सुबह में हमारा मॉर्निंग में लूसेंट जो कि टॉपिक वाइज चल रहा है, तो उसी में ये क्वेश्चंस भी हम लोगों ने देखा था। बैरन एवं नारकोंडम जो द्वीप है वो भारत का एकमात्र, ठीक है, सॉरी एकमात्र नहीं, 2 कह सकते हैं कि 2 ज्वालामुखी द्वीप है, ठीक है। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन ये बनता है कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन है कि प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं। समझते हैं इस तरह से, मान के चले कि कोई पृष्ठ है और यहाँ से इस पर प्रकाश पड़ता है, तो ये क्या होता है कि इस चिकने सतह से टकरा करके वापस लौट जाता है और इनके बीच हम कह सकते हैं कि एक अभिलंब होता है। आपने ये 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो ये हमारा होता है आपतित किरण, ठीक है, इसको आई से डिनोट करते हैं। और ये हमारा जो होता है वो कह सकते हैं कि हमारा ये परावर्तित किरण। तो एक क्वेश्चन ये पूछा था कि आपतित किरण के बीच का जो कोण होता है कोण आई और परावर्तन किरण के बीच का जो कोण बनता है कोण आर, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं और यही होता है प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है, तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे, कूलाम का नियम। क्लियर, ऑप्शन बी सही आंसर होगा।
अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है फ्रेंड्स इसी तरह की और वीडियो बनाने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर किया करें। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि किसी परमाणु के नाभिक का आइसोटॉप, आइसोटॉप का मतलब हिंदी में कह सकते हैं समस्थानिक, वह नाभिक है जिनमें क्या होता है, जिसमें कह सकते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है वो भिन्न होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो होगा बी को टिक करेंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि धनायन तब बनता है जब, धनायन तब बनता है जब, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है। क्लियर, परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है तब उस पर धनायन चढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑक्सीकरण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें, ऑक्सीकरण एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होता है। यानी कि तीनों पॉइंट सही है, इसलिए ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, उपयुक्त सभी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है, द्विप्रकृति पाई जाती है किसमें, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न, पास्चर प्रसिद्धि है, पास्चर जो है वो किस कारण की वजह से यहाँ पे प्रसिद्ध थे, पास्चर यहाँ पे सही आंसर होगा कि रोगों के जर्म थ्योरी के लिए वो काफ़ी प्रसिद्ध थे। जर्म थ्योरी जो है उन्होंने ही दिया था पास्चर ने, लुई पास्चर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि निम्नलिखित पदों पर विचार कीजिए, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को पढ़िए और बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चंस मैंने थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई कर दिया, ठीक है ना। एक्चुअली ये लूसेंट में ऐसा क्वेश्चंस नहीं था, थोड़ा सा मैंने इसमें बदलाव किया है। बताइए, देखिए अगर हम बात करें फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को, आपको बताना कि कौन सा कथन सही है। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि माइक्रोप्लाज्म सबसे छोटी जीव है, जो कि बिल्कुल सही है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि ये ऐसे जीवधारी होते हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। क्या ये पॉइंट सही है? बिल्कुल सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कि आपको ध्यान रखना है कि माइक्रोप्लाज्म जो होते हैं इनमें कोई भी कोशिका भित्ति नहीं होती है। यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन सी को टिक करेंगे, 1 और 2 दोनों सही है। हम यहाँ पे पढ़ करके अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि छोटे आकार के प्लाज्मा को माइक्रोप्लाज्म कहते हैं, जिनका आकार 10 मिलीमीटर के आसपास होता है। माइक्रोप्लाज्म को विभिन्न तापमान दाब पर उत्पन्न किया जा सकता है और यह तापीय या फिर कह सकते हैं अतापीय प्लाज्मा हो सकता है। सबसे अच्छा पॉइंट आपको याद रखना है कि ये ऐसे जीवधारी होते हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। माइक्रोप्लाज्म सबसे सूक्ष्म सजीव होते हैं, ठीक है, सबसे सूक्ष्म सजीव होते हैं माइक्रोप्लाज्म, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जड़ें विकसित होती हैं, जड़ें हैं जो विकसित होती हैं किस तरह से, तो मूलांकुर से विकसित होती हैं, बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न कि गाजर है, गाजर क्या है आपको बताना है। तो गाजर एक प्रकार का जड़ होता है, ठीक है, ऑप्शन हम यहाँ पे ए को टिक करेंगे। और जड़ के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं वो भी हम देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गाजर, मूली, शकरकंद, सलजम आदि जो पौधे होती हैं वो जड़ों को भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि परासरण की परिभाषा है। तो देखिए परासरण की परिभाषा की सही आंसर बात करें तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अर्धपरागम में कला से होकर के कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक यानी कि जल का प्रवाह जो होता है वो परासरण की परिभाषा कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है वो कहाँ से आती है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण करते हैं और पेड़ पौधे जो होते हैं, हरे पेड़ पौधे, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन्स को रिलीज करते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन आता है वो कहाँ से आता है, तो वो जल से आता है। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, जल से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जापानी लोक परंपरा और अनुष्ठान जिसमें कोई संस्थापक या फिर एकल पवित्र ग्रंथ नहीं है, लोकप्रिय रूप से माना जाता है, वो है शिंतो धर्म, ठीक है। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, शिंतो धर्म। अगला प्रश्न देखिए क्या, वह शासक कौन था जिसने राजसिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। सुसीम की हत्या की गई थी अशोक के द्वारा, ठीक है। राजगद्दी पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। यही तो है कि सुबह में आपने पढ़ा, अगर आपने वो सुबह में याद नहीं किया तो अभी बस आपको देख करके याद हो जाएगा। मॉर्निंग का ये क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, उत्तर पर्वतीय प्रदेश, बृहत मैदानी क्षेत्र, मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश और सागर तटीय में बांटा गया, ठीक है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है। तो सर्वाधिक सीमाओं वाला देश हो जाता है चीन। अब आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ,
आपको ये बताना है कि पूरी दुनिया में सबसे अधिक सीमा साझा की जाती है वो चीन के द्वारा की जाती है। तो नीचे कमेंट करके बताइए कि कितने देशों के साथ ये अपनी सीमा साझा करती है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। पश्चिमी तट का भाग नहीं है, तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा कोरोमंडल तट। ठीक है, कोरोमंडल तट जो था वो पूर्वी तट का भाग है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन कि लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है। किस प्रकार हुई है, तो प्रवाल उत्पत्ति से हुई है। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, प्रवाल उत्पत्ति से। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, तो पत्तों में मौजूद जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें होता है। ठीक है, उसी के कारण होता है। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि आनुवांशिकता के जनक किसे माना जाता है। आनुवांशिकता के जनक के रूप में किसे माना जाता है। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, मेंडल। ठीक है, ग्रेगर मेंडल जो थे उन्हें आनुवांशिकता के जनक के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि भारत के संविधान में भारत को माना गया है, भारत को माना गया है कह सकते हैं राज्यों की एक यूनियन। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, जिसके बारे में उल्लेख अनुच्छेद 1 में किया गया। अगला प्रश्न बनता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है। भारत को धर्मनिरपेक्ष देश माना जाता है, इसका क्या तात्पर्य है। इसका तात्पर्य ये है कि उसका राज्य स्तर पर कोई भी एक अपना धर्म नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन ये बनता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे कि भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। समवर्ती सूची की अवधारणा जो है वो कहाँ से ली गई है, तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। शक्तियों का विभाजन, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा शक्तियों का विभाजन कनाडा। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, लोकसभा अथवा अस्थायी अध्यक्ष, यानी कि लोकसभा का जो अस्थायी अध्यक्ष होता है जिसको हम लोग प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसको थोड़ा बारीक से समझेंगे हम लोग। अस्थायी लोकसभा का अस्थायी यानी कि प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। देखिए यहाँ पे पूरी डिटेल में हम बात करते हैं। देखिए जब कोई नवीन लोकसभा चुनी जाती है तब राष्ट्रपति उस सदस्य को कार्यवाहक स्पीकर नियुक्त करता है जिसको संसद में सदस्य होने का सबसे लंबा अनुभव होता है। इस प्रक्रिया में लोकसभा के चुने हुए सदस्य चाहे सत्ता पक्ष का हो या फिर विपक्ष का अपने अपने पार्टी के नेताओं का नाम राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। फिर राष्ट्रपति को जिस नेता का कार्य और अनुभव सबसे पुराना और अच्छा लगता है उनको वह लोकसभा का कार्यवाहक अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है। ठीक है, और वह राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण करता है। और साथ ही साथ इनके दो कार्य भी होते हैं, आप इन कार्य को भी पढ़ सकते हैं कि उनके दो कार्य संसद सदस्यों को शपथ दिलवाना एवं नवीन स्पीकर चुनाव प्रक्रिया का अध्यक्ष भी वही बनता है। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर। तो आई होप कि आपका ये सारा डाउट्स क्लियर हो गया होगा और आपने समझ भी लिया होगा कि प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, निम्नलिखित में से वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है। तो सही आंसर होगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अच्छा, मैंने आपको करंट में बहुत बार बता चुका हूँ कि अभी वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, बताइए बताइए, कमेंट करके देखते हैं कितने लोगों को याद है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, न्यूमोर द्वीप कहाँ स्थित है। न्यूमोर द्वीप जो है वो कहाँ स्थित है, तो ये पड़ता है बंगाल की खाड़ी में। सुबह में हम लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सा सागर महासागरीय मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है। कौन सा सागर, और वो सागर है सरगेसो सागर। ठीक है, सरगेसो सागर। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न ये बनता है कि प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं। तो मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि प्रकाश तरंगे, अगर आप हमारे वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं तो आपको ये चीज़ पता हो चुका होगा कि प्रकाश यानी कि प्र, तो अनुप्रस्थ में भी प्र। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न ये बनता है कि स्वेज नहर कब बनकर के तैयार हुआ। स्वेज नहर कब बनकर के तैयार हुआ, तो हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 1869 में बनकर के तैयार हुआ। देखिए क्वेश्चन में आपको और बता देता हूँ कि स्वेज नहर की लंबाई कितनी, कभी कभी पूछा जाता है कि स्वेज नहर की लंबाई कितनी है, 168 किलोमीटर। ठीक है, 168 किलोमीटर याद रखिएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है। सबसे पहला विचार जो प्रस्तुत किया गया था वो एम विश्वेश्वरैया। ऑप्शन
बी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य हैं। भारतीय योजना निर्माण के जो उद्देश्य थे वो क्या थे? तो यहाँ पे सही आंसर होगा राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना, साथ ही साथ निर्धनता निर्मूलन करना। यानी इनमें से सभी ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपने 50 क्वेश्चंस में से काफ़ी अच्छी स्कोरिंग कर ली है। नीचे कमेंट करके बताएगा कि आपकी स्कोरिंग क्या रही और आपकी आज की वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब बात करते हैं क्यूज के क्वेश्चंस। तो आपके लिए क्यूज का क्वेश्चन ये कि सुनहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? ठीक है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।